सदा प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। आज चर्चा का हमारा विषय है मोदी ब्रांड फेल या प्रायोजित खेल। दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2002 में पहली बार जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत किए गए, क्योंकि बाद में वह निर्वाचित हुए, उसके बाद से उनका कभी लोकप्रियता का ग्राफ कम नहीं हुआ। वे लगातार कामयाबी के नए आयाम तय करते रहे, लेकिन मौजूदा कोरोना महामारी के संकट के बीच ऐसा पहली बार पिछले 2 दशक में हो रहा है कि देश के अंदर और बाहर उनके आलोचकों की संख्या बढ़ रही है। यही नहीं, जो विदेशी मीडिया कभी प्रधानमंत्री मोदी को सर पर बिठाकर चलता रहा है, वही आज उनके प्रबंधन पर सवाल उठा रहा है, उनकी लोकप्रियता को कहीं कमतर आंक रहा है, उनके फैसलों पर न केवल सवाल उठा रहा है बल्कि गलत भी ठहरा है। जाहिर है, प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी काबिलियत ही उनकी कार्यशैली रही है। उनके हर फैसले में जो जुनून और इच्छा शक्ति दिखती रही है, उसका ही विदेशी मीडिया मुरीद रहा। देश के संदर्भ में तो कहें क्या, देश ने अगर 3 दशक के बाद किसी एक व्यक्ति पर भरोसा करते हुए एक दल की पूर्ण बहुमत की सरकार लगातार 2 बार बनवाई, तो उसका श्रेय केवल और केवल नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को ही जाता है। लेकिन मौजूदा हालात में बिगड़े स्वास्थ्य इंतजामों और मौतों के बढ़ते आंकड़ों ने कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी खामोशी को ही जिम्मेदार ठहराया जाए। क्या यह सब कोरोना की विफलता का परिणाम है, या फिर कोरोना काल में लगातार चुनाव रैलियों के कारण फैले संक्रमण को लेकर आम जनता के अंदर इसको लेकर उठी नाखुशी का भाव है, या इसके इतर मौके का फायदा उठाकर विपक्षियों को नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने का एक मौका मिल गया है और उसके तहत तमाम साजिशें रची जा रही हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले 1 दशक के अंतर्गत मोदी है तो मुमकिन है, हर हर मोदी घर घर मोदी जैसे नारों के साथ में लोकप्रियता के नए आयाम चढ़ते जा रहे नरेंद्र दामोदर मोदी इस कोरोना की दूसरी महामारी के लहर में कहीं अपने आप में लड़खड़ा तो नहीं रहे। क्या वाकई उनकी छवि को उस प्रकार से धक्का लगा है जैसा तमाम विदेशी मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही हैं, या जैसा विपक्षी दल दावा कर रहे हैं, या एक बार फिर हम नरेंद्र मोदी को चमत्कारिक रूप से वापसी करते हुए देखेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि बात कहां बिगड़ रही है या बात आगे कहां संभल सकती है। कई खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। एक दिलचस्प चर्चा की उम्मीद के साथ में हम अपनी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बड़ा स्पष्ट है और वो ये कहता है कि वही मनुष्य नेता बनने योग्य होता है जो अपने सहायकों की मूर्खता, अपने अनुगामियों के विश्वासघात, मानव जाति की कृतज्ञता और जनता की गुण ग्रहणहीनता की कभी शिकायत नहीं करता। यह विचार सूत्र किसी और का नहीं बल्कि स्वामी रामतीर्थ का दिया हुआ है। एक नेतृत्व करने की क्षमता जिसके अंदर होती है, उसके अंदर उदारता के गुण के संदर्भ में ये अपेक्षाएं की गई है। और इस पृष्ठभूमि के साथ में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और नरेंद्र मोदी के ब्रांड के तौर पर वर्तमान हैसियत के संदर्भ में एक सार्थक चर्चा करने की कोशिश करते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चिंतामणि मालवीय जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद है, वह हमारे साथ हैं। हमारे साथ शिवरतन शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का तेज तर्रार चेहरा है। हमारे साथ निशांत वर्मा जी हैं, नरेंद्र मोदी के प्रति अतिशय प्रेम के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं, वह हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ कुछ और खास मेहमान भी जुड़ेंगे, जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे उनसे आपका परिचय कराएंगे। पर चर्चा की शुरुआत चिंतामणि मालवीय जी से करते हैं। मालवीय जी, जिस नेता के आप इतने मुरीद हैं, जिसकी नेतृत्व क्षमता के आप इतने कायल रहे हैं, जिसके नेतृत्व के चलते भाजपा ने अपने जीवन काल की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धियों को हासिल किया है, उस नेता की क्षमता पर, उस नेता की नेतृत्व क्षमता पर, उस नेता की काबिलियत पर इन दिनों चारों तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। कितने जायज हैं ये सवाल और किस निगाह से देखते हैं आप इन सवालों को, चिंतामणि जी? देखिए, स्वाभाविक रूप से देश जिससे उम्मीद करता है, नाउम्मीदी भी उसी पर होती है जी। लेकिन ये जो नाउम्मीदी है या ये जो बार बार प्रहार केवल नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व पर है, ये बहुत सोचा समझा है, लंबी योजना का हिस्सा है। मैं ये कह सकता हूँ और कठोर शब्दों में ये षड्यंत्र का हिस्सा है, क्योंकि हेल्थ जो है वो राज्य का विषय है और तमाम कांग्रेस शासित राज्य बुरी तरह इसमें फेल हुए हैं। सबसे ज्यादा यदि कोई राज्य फेल हुआ है तो वो महाराष्ट्र, जिसे सोनिया गांधी जी सर्टिफिकेट दे चुके हैं, आई एम सेटिस्फाइड विद महाअघाड़ी गवर्नमेंट, वो तो पूरी तरह उनसे सहमत है और सेटिस्फाइड है। पंजाब में केस आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में केस आ रहे हैं, राजस्थान में बिगड़ रहा है। तो जहाँ कांग्रेस शासित जो राज्य है
वो सबसे ज्यादा बिगड़ रहे हैं। लेकिन आरोप जो है वो योजना करके केवल माननीय नरेंद्र मोदी जी पर लगा रहे हैं। तो ये वास्तव में इनको ना जनता की पीड़ा से, ना कोविड से निपटने से, ना और कुछ, इनको केवल नरेंद्र मोदी जी को केंद्र करना है। इसमें इसको उन्होंने अवसर के तौर पे लिया है। अच्छा, प्रत्येक बात पर उन्होंने नकारात्मक रुख रखा। जब लॉकडाउन लगा तो सबसे पहले इन्होंने लॉकडाउन का विरोध किया, और जब अब लॉकडाउन राज्यों पर छोड़ दिया तो ये कह रहे हैं लॉकडाउन नहीं लगाया गया, ये सुनामी आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई तो इन्होंने वैक्सीन पर प्रश्न उठाया, और इन सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने वैक्सीन पर प्रश्न उठाने का काम किया, एक अविश्वास किया। और मैं इसे कहता हूं कि देशद्रोह किया। देशद्रोह इसलिए कि तब विदेशों में हमारी वैक्सीन की मांग थी, और हमारी वैक्सीन को लोग चाह रहे थे कि भाई भारत ने इजाद किया है सबसे पहले, तो भारत का मान बढ़ा, वो मान भंग करने का काम इन्होंने किया है, और भारत की जनता में वैक्सीन के प्रति अविश्वास घोलने का काम किया। और इसलिए ये अपराध जो है ये बहुत सोचा समझा है, केवल नरेंद्र मोदी जी पर केंद्रित करने का। ये अपराध बहुत सोचा समझा है। आपने कई सारी बात कही चिंतामणि जी, पर उससे 2-3 सवाल आपसे करना चाहता हूं। आपने कहा ये जो इतने भी कोरोना के केसेस वेसेस आ रहे हैं सब कांग्रेस शासित राज्यों से आ रहे हैं। महाराष्ट्र सबसे बड़ा उसका केंद्र बना हुआ है, सोनिया गांधी सर्टिफिकेट दे रही हैं। पर हमने 2-3 दिन पहले खबर देखी है कि उन्हें सर्टिफिकेट देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी जारी किया गया है। उन्होंने सराहना की उद्धव ठाकरे सरकार की, जिस तरीके से उन्होंने इस महामारी से निपटा है वो अपने आप में बाकी राज्यों को अनुसरण करना चाहिए, ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। गलत कहा, आपत्तिजनक है, निंदा करते हैं आप, ये सवाल एक। दूसरा, आपसे जानना चाहते हैं कि जब पहली लहर आई थी उस समय पर भी इन राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे पंजाब की बात करें। देखो उस समय तो आपने ये शिकायत नहीं की थी कि वहां पर काबू के संदर्भ, उस समय तो आप नरेंद्र मोदी जी की पीठ थपथपा रहे थे। पूरी भारतीय जनता पार्टी बता रही थी कि कोरोना की लड़ाई देश कितने बढ़िया तरीके से लड़ रहा है। और अब जब हाथ में कुछ दिख नहीं रहा है तो अचानक आपको कांग्रेस शासित राज्य याद आने लगे। दोनों पे कुछ कहना चाहेंगे चिंतामणि जी? हाँ बिल्कुल, तब परिस्थितियां और थी, तब केंद्र सरकार को निर्णय लेना था, और तब बीमारों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं थी। आप याद कीजिए, जब लॉकडाउन लगा मुश्किल से सैकड़ों में भी नहीं थी संख्या, लेकिन लॉकडाउन लगा दिया गया, तब इतनी ज्यादा मौतें भी नहीं हुई थी। यहाँ मामला अलग है। ये जो मामला है ये सीधे सीधे चिकित्सकीय सुविधाओं और चिकित्सकीय व्यवस्थाओं से संबंधित है। वहां मामला प्रशासनिक निर्णय से था कि एक देश को कैसे दूसरी जगह एक देश में ना फैले, इसकी चिंता करना। तो उस समय उनका निर्णय उचित था। इस समय राज्यों को अपनी भूमिकाएं करना चाहिए। क्या कमाल की बात कही चिंतामणि जी, उस समय देश के संदर्भ में फैसले केंद्र सरकार ले रही थी, दूसरी लहर के समय पे केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लगभग चिंतामणि जी की दलील ऐसी है। मैं निशांत जी के पास जाऊं उससे पहले शिवरतन जी के भी नजरिए को समझना चाहूंगा। अपनी पार्टी के ही वरिष्ठ साथी की राय से इत्तेफाक रखते हैं शिवरतन जी आप, या इससे इतर कुछ और देख पा रहे हैं? आपसे सबसे पहला सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी, जिनको पिछले 2 दशक में केवल प्रभावी वक्ता नहीं बल्कि उत्कृष्ट प्रशासक के तौर पर भी देश और दुनिया ने महसूस किया, वो इतनी बड़ी लड़ाई के दूसरे दौर में इतने खामोश, इतने पीछे क्यों दिखाई दे रहे हैं? और हर तरफ से निशाने पर नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। शिवरतन शर्मा जैसा विचारवान व्यक्ति मौजूदा परिदृश्य को, मौजूदा घटनाक्रम को किस दृष्टि से देखता है? देखिए, फर्स्ट फेज जो कोरोना का था और सेकंड फेज में एक मूल अंतर है जी। फर्स्ट फेज में जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन की घोषणा हुई 3 या 4 बार जी, वो सीधा सेंट्रल से केंद्र सरकार ने घोषित की, पूरी गाइडलाइन केंद्र सरकार ने जारी की जी। और जब केंद्र सरकार ये गाइडलाइन जारी कर रही थी तो हमारे विपक्ष के साथी, विशेषकर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, कांग्रेस कंपनी के लोग जी इस सारे घटनाक्रम का विरोध करते थे। लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, प्रदेश को अधिकार मिलना चाहिए, प्रदेश निर्णय ले। और बाद में केंद्र ने प्रदेश के ऊपर छोड़ा कि प्रदेश स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय ले जी। तो स्वाभाविक रूप से जो प्रदेश मांग कर रहे थे कि हमारे ऊपर, हमको हमारा अधिकार उपयोग करने का अधिकार दिया जाए जी, अब अगर प्रदेशों की स्थिति नहीं सुधर रही है तो उसके लिए जिम्मेदार केंद्र नहीं है। आपने मांगा अब अधिकार, तो आपको अपने अधिकार का उपयोग करके स्थिति को सुधारना चाहिए, एक विषय। और दूसरी विषय, आपने जो कहा कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र सरकार की तारीफ की, मैं लोकतंत्र में इस बात का विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूं कि अगर कोई सरकार अच्छा काम कर रही है, हमारी विरोधी सरकार भी है, तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। पर पूरे महाराष्ट्र में कोरोना को रोकने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उद्धव ठाकरे की तारीफ नहीं की। सिर्फ मुंबई के मामले में कहा
कि मुंबई में जो कार्य योजना बनाई गई है ये बहुत अच्छी है और इस कार्य योजना को पूरे देश में क्रियान्वित करने के लिए अपने को प्रयास करना चाहिए। वो मुंबई के मामले में था। और तीसरी बात, आज सेकंड फेज में जो कोरोना के प्रकरण बढ़ रहे हैं, आप उठा के देख लीजिए। नंबर 1 में दिल्ली है, 15 दिन का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो। नंबर 2 में छत्तीसगढ़ है, पॉपुलेशन बेस में महाराष्ट्र है। 1, 2, 3 में जो है या तो कांग्रेस शासित राज्य है या कांग्रेस के। क्या कर्नाटक को आप अपने देश का हिस्सा नहीं मानते शिवरतन जी? इस समय सबसे बड़ी संख्या कर्नाटक की है, जहां सम्माननीय आपके प्रिय नेता येदियुरप्पा जी की सरकार है। आपकी जानकारी के लिए, आंकड़ों के संदर्भ में भ्रमित ना हो, इसलिए माफी चाहूंगा बीच में संशोधित करने के लिए। हिमांशु जी, मैं पूरा आंकड़ा साथ में बैठा हूं जी। कर्नाटक में जो केसेस बढ़े हैं वो पिछले 4-5 दिन के अंदर बढ़े हैं जी। और आज से ही उसमें गिरावट भी शुरू हो गई है, अगर आज का रिकॉर्ड देखेंगे तो आप जी। छत्तीसगढ़, दिल्ली या 15 दिन का ट्रेड रिकॉर्ड देखिए जी। दिल्ली में ये स्थिति रही है कि लोग ऑक्सीजन बेड के लिए भटकते रहे, लगातार टीवी चैनलों ने दिखाया है जी। छत्तीसगढ़ में भी ये स्थिति रही है। जब केंद्र की योजना से पूरा को क्रियान्वित किया जा रहा था तो कांग्रेस के नेता केंद्र एकाधिकार कर रहा है, स्वास्थ्य प्रदेश का मामला है। शिवरतन जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको इस दलील के साथ में, बहुत कन्विंस नहीं हो पा रहा हूं मैं। 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा और भाजपा के सहयोगी दलों की सरकार है, 28 राज्यों में से। उधर से तो कोई ऐसी आवाज आई नहीं थी कि केंद्र अपनी भूमिका ना निभाए। केंद्र लगातार बैठक भी कर रहा है, आज काबू में नहीं आ रहा तो राज्य जिम्मेदार। और जब पहली लहर के संदर्भ में था तो आप अपनी पीठ थपथपाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे थे। जनवरी में तो आपने घोषित कर दिया था, कोरोना हरा दिया, पूरी दुनिया को मार्ग दिखा दिया। दूसरी लहर का समय आया तो आप मुंह छुपा रहे हैं। बात उतनी ईमानदार नहीं रही जितनी आपसे उम्मीद है। हिमांशु जी, हम मुंह बिल्कुल नहीं छिपा रहे हैं जी। जो कटु सत्य है वो कटु सत्य जनता के सामने आपके माध्यम से रख रहे हैं जी। आज अगर कोरोना नियंत्रित नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकारें इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि प्रदेश की सरकारों ने अधिकार मांगा था जी। और जहां तक आपने कहा 20 से ज्यादा राज्यों में बीजेपी शासित सरकारें हैं जी। बीजेपी शासित सरकारों में कर्नाटका को छोड़ दें जी। तो ज्यादातर सरकारों में स्थिति नियंत्रण में है। मैं यूपी की बात करता हूं जी। यूपी का पॉपुलेशन 23 करोड़ का है जी। केस निकल रहा है 30,000 जी। और छत्तीसगढ़ का पॉपुलेशन है 3.25 करोड़ का और एक समय ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में 18,000 केस निकले। तो आप रेशो देख लीजिए पॉपुलेशन बेस तो में। इसीलिए तो शिवरतन जी ये सवाल उठ रहा है पूरी दुनिया के मीडिया के माध्यम से कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, आंकड़े गलत बताए जा रहे हैं। WHO ने यह बयान दिया, BBC की रिपोर्ट्स लगातार आ रही हैं। क्या कहेंगे, पहली दौर के अंतर्गत तो इस प्रकार की कोई बात सुनाई नहीं दी थी, दूसरी बार में ये बातें क्यों आ रही हैं? कोई सुनियोजित षड्यंत्र हो रहा है आपके नेता के खिलाफ, आपकी पार्टी के खिलाफ, आपकी सरकार के खिलाफ? हमारे नेता के खिलाफ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने के लिए षड्यंत्र हो रहा है। और उसके बाद भी मैं बोलता हूं, आप पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पूरे कोरोना के आंकड़े देख लीजिए जी। अभी पूरे देश में जो प्रकरण माने आए हैं कोरोना के, वो आए हैं 15,97,13,930 जी। और भारत में कितने हैं? 2,29,92,517 जी। आप पॉपुलेशन बेस पे देख लीजिए, आप अमेरिका से इसकी तुलना कर लीजिए, यूके से इसकी तुलना कर लीजिए, ब्राजील से इसकी तुलना कर लीजिए, फ्रांस से कर लीजिए, ईरान से कर लीजिए, तो पॉपुलेशन बेस में हम बहुत पीछे हैं। अमेरिका जैसे बहुत संतुष्ट हैं कुल मिला के शिवरतन शर्मा जी, जो उनकी सरकार काम कर रही है, नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं। और अगर इस दूसरी लहर में विफलताएं हैं भी तो वो केवल और केवल राज्य सरकारें उसके लिए जिम्मेदार हैं। उसके लिए केंद्र सरकार और उनके प्रिय नेता नरेंद्र मोदी के संदर्भ में सवाल उठाना जायज नहीं है। ये चिंतामणि जी का भी नजरिया है, ये शिवरतन शर्मा जी का भी नजरिया है। निशांत वर्मा जी मेरे साथ हैं। निशांत जी, दो भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध महानुभावों के विचार आपने सुने अपने नेता के संदर्भ में, जो हम सबके प्रधानमंत्री हैं। आप किस नजरिए से देख रहे हैं मोदी ब्रांड के संदर्भ में वर्तमान स्थिति को लेकर? डॉक्टर साहब, पिछले 15 मिनट से मैं बेशर्मी का एक पराकाष्ठा देख रहा हूं दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से। माफ कीजिएगा, एक पूर्व सांसद हैं और एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मेरे शब्दों को क्षमा करें। अपने पिता में किसी को खामी नहीं दिखती है, ये बहुत पुरानी बात है। जी। ये बेचारे लगे पड़े हैं तब से समझाने के लिए आप लोगों को
जी कि कैसे कांग्रेस शासित प्रदेश में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर लोगों को बीमार कर रहे हैं। जी ये कैसे ये साबित करने पे तुले हुए हैं कि फर्स्ट फेज और सेकंड लहर यानी 2020 और 2021 में जो फर्क है वो ये समझाने बैठे हैं इस समय कि पहले केंद्र ने लॉकडाउन लगाया था, जी तब केंद्र के लॉकडाउन के सामने कांग्रेस के शासित राज्य पीछे पड़े थे कि उनको अधिकार दें, जी और अब ये कह रहे हैं कि केंद्र ने राज्यों पे छोड़ दिया है और राज्यों की हालत वहां के शासन की वजह से है। समझने की बात यह है कि पिछली बार 2020 में जब संपूर्ण लॉकडाउन केंद्र सरकार ने लगाया था, तब भी राज्यों ने यह कहा था कि इसको मैनेज करना ठीक से जरूरी है। हाँ, कांग्रेस ने कहा था कि गरीबों की और जिस तरीके से लोगों को परेशानी है उसको ठीक करना है। लॉकडाउन के खिलाफ कोई नहीं था। सुनामी आने वाली है और आज की तारीख में प्रत्यक्ष है 2.25 करोड़ से ज्यादा पॉजिटिव काउंट मिल चुका है, 2.5 लाख मृत्यु। ये सुनामी नहीं तो फिर कौन सी छोटी सी लहर थी जो आई और पता भी ना चली। लेकिन इन बेचारों को ये नहीं पता, और क्षमा चाहूंगा मैं इस शब्दावली के लिए, लेकिन मुझे कहने की जरूरत पड़ रही है कि इन दोनों बड़े नेताओं को, और पूर्व सांसद हमारे साथ बैठे, हाथ जोड़ के पूछ रहा हूं सर, 25 मार्च 2020 को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इस देश में पहली बार लागू किया गया, एनडीएमए, जिसके तहत एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को इस देश संभालने का काम दिया गया, जिसके चेयरमैन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। आज हम जानते हैं कि 8 मई 2021 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 12 लोगों की एक टास्क फोर्स गठित की है। अगर आप देखेंगे और पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या आदेश दिए हैं उन 12 लोगों को, तो हर वो काम करने के लिए कहा है, मेडिकल सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई पूरे भारत में हर राज्य में हर व्यक्ति हर अस्पताल तक पहुंचे, इसकी सुचारू रूप से व्यवस्था की जाने का इस टास्क फोर्स को काम किया गया है। हम सब जानते हैं कि एनडीएमए में भी यही काम होता है, उसके काम और कुछ नहीं होते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन नरेंद्र मोदी जी ने 14 महीने में इस देश को जो दुख दिया है, उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह निर्णय लेना पड़ा, और उसकी सराहना खुद अब केंद्र सरकार ने की है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय लिया। और ये दोनों यहां बैठ के देश को और दुनिया को ये बता रहे हैं कि कांग्रेस ने कितने लोग बीमार किए। मैं पूछता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के अकेले श्रेय लेने वाले लोग कि हमने पाकिस्तान मार दिया, हमने चीन मार दिया, हमने फलाना कर दिया, आज श्रेय लेने से मुंह क्यों छुपा रहे, डर क्यों रहे, भाग क्यों रहे? और खाली इतना बता दीजिए, आप महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ को गिना रहे हैं, वो जो लाशें नदी में बहती, गंगा नदी में बहती इत्यादि में मिली हैं, कहां से मिली है? उत्तर प्रदेश और बिहार से। सर, वहां पे चीन राज कर रहा है या भारतीय जनता पार्टी, और आप लोगों को शर्म तक नहीं आती? मुझे तो बहुत शर्म आ रही है कि मैं ऐसे लोगों से वार्तालाप भी कर रहा हूं जो अपने पिता की खामी नहीं देख पाते। ये बहुत असंभव बात हो रही है। ये बहुत असंभव बात हो रही है। निशांत वर्मा जी जब टिप्पणियां करते हैं तो काफी तल्ख हो जाते हैं और वो उसकी माफी भी मांग लेते हैं, लेकिन टिप्पणियां को रिपीट करने से बाज नहीं आते हैं। ये निशांत जी की अपनी खूबी है। लेकिन मैं पूरे सम्मान के साथ चिंतामणि जी और शिवरतन जी के साथ आऊंगा उनके पक्ष को जानने के लिए, लेकिन उससे पहले मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी जुड़ गए हैं। और जयप्रकाश जी, आज जो हम बात कर रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अपने आप ब्रांड हो जाने के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि वो ब्रांड इस दूसरी लहर में बुरी तरीके से प्रभावित हुआ, ऐसा महसूस हो रहा है। आपका नजरिया क्या है? क्या देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जिस जिम्मेदारी की अपेक्षा थी वो जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया जा रहा है, या जिम्मेदार विपक्ष की जो भूमिका आपकी पार्टी को या अन्य विपक्षी नेताओं को इस समय पर निभानी चाहिए उससे मुंह मोड़कर आप इसे अवसर के रूप में बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने के संदर्भ में? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने आज 4 पन्ने का पत्र लिखा है आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष को। इस दौर में आप लोग कर क्या रहे हैं, क्या कहेंगे जयप्रकाश जी? देखिए डॉक्टर सुधांशु जी, वैसे तो मैंने पिछली बार भी कहा था जी कि आज भारतवर्ष में बड़ी भयंकर महामारी है जी, और हम सब ने इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा साहब ने आदरणीय सोनिया जी को जो पत्र आज लिखा,
जी उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जी मैं नड्डा साहब से या भारतीय जनता पार्टी के मित्र साथी बैठे हैं मेरे सामने, जी मैं इन साथियों से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि जब पिछले साल कोविड आया जी तो एक ड्रामा किया गया, ताली बजाओ थाली बजाओ। तो ड्रामे से क्या हुआ? लॉकडाउन कर दिया बिना किसी योजना के, कभी डिमोनेटाइजेशन कर दी, जी तो कभी जीएसटी लेकर के आगे सारा देश का मुजला व्यापारी बड़ा परेशान रहा। तो ये सारी बातें धीरे धीरे इकट्ठी हुई। मोदी जी के बारे में एक चर्चा थी कि फेस सेवर एक पॉलिटिक्स होती है, फेस सेविंग। जी तो भारतीय जनता पार्टी फेस सेविंग पे लगी रही। तो आज इस बात की बात करें, वे विपक्ष के लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। विपक्ष लाभ नहीं उठा रहा। आपने देखा होगा किस तरीके से कांग्रेस पार्टी, मैं अगर हरियाणा की चर्चा करूं तो हमारे एक सांसद है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जी जो टीम दीपेंद्र के नाम से किस तरीके से सरकार हाथ पे हाथ रहे बैठी है, और टीम दीपेंद्र के साथी ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचवाते हैं, कई बेड का इंतजाम करवाते हैं, कई रेमडेसिविर का इंतजाम करवाते हैं। सरकारी अधिकारियों के ऊपर जब उनका प्रेशर पड़ता है, सरकारी अधिकारी कहते हैं कि क्या करें एमपी साहब, हम लोगों को कोई दुआ नहीं मिलती, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। भारतवर्ष इतना बड़ा देश, मुझे आज बड़ा दुख हुआ सुबह अखबार का पन्ना देख करके कि हम विदेशों से, अफगानिस्तान जैसे लोगों से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। इससे बुरी शर्म की बात क्या हो सकती है? आज बेड के बगैर हमारे मरीज मर रहे हैं, डॉक्टर ऑक्सीजन नहीं होती अस्पताल में, अस्पताल को छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। तो विपक्ष इसमें क्या कर रहा है? कौन सी राजनीति? मैं रोकना चाहूंगा आपको और आपसे सवाल करना चाहूंगा। देश की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया से साजो सामान इकट्ठा करके इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, ये भाजपा का दावा है, ये केंद्र सरकार का दावा है। तो अब आपको इस बात में शिकायत है कि अफगानिस्तान से मदद क्यों ली जा रही है, इससे सामान क्यों लिया जा रहा है? वायुसेना के विमान उड़ान भर के ऑक्सीजन के सिलेंडर इधर से उधर पहुंचा रहे हैं, हर चीज व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है। तो इन प्रयासों को आप किस नजर से देखते हैं? नहीं होना चाहिए, काम ठीक नहीं है। दुनिया से सामान इकट्ठा करके अगर देश में लाके जरूरतमंदों को उपलब्ध कराने की कोशिश है, गलत है, आपत्ति है। ये ठीक है, लेकिन जब उपलब्ध करवाने चाहिए थे समय पे तो नहीं करवाए जी। कम से कम भी हमारे साइंटिस्टों ने कहा कि हमें डाटा पूरा नहीं दिया जाता, डाटा छुपाया जा रहा है जी। कितने, अब सरकार तो कहती है कि 2.5 लाख के आसपास लोग मरे हैं जी। लेकिन मैं जगह हरियाणा प्रदेश की चर्चा करूं, हर गांव से 10 से 12 से 15 से 20 मौत हो चुकी है पिछले 10-15 दिन में जी। तो तकरीबन कोरोना से मौतें हुई हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार ने समय रहते क्यों नहीं ये प्रबंध किए। अच्छा, एक सवाल है जयप्रकाश जी, आप तो बहुत ही अनुभवी राजनेता हैं, ये मरीजों की संख्या कम बताने या मौतों को कम बताने से हासिल क्या होता है? थोड़ा राजनीतिज्ञ के तौर पर आप हमें समझाएंगे कि अगर जैसा कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि आंकड़े सही नहीं बताए जा रहे इस बार, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? और अगर हां तो इसके पीछे मंशा क्या है, आप समझ पा रहे हैं? हाँ, मैं ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारी वजह, हमारी गलती से मौतें नहीं हुई। लोग प्राकृतिक मौत से मर रहे हैं या दूसरी बीमारियों से मर रहे हैं जी। अगर इनमें असलियत की बात है, क्या इस बात को कैसे छुपाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के एक नेत्री का प्राइवेट अस्पताल है गुड़गांव में जी। रात को ऑक्सीजन मिली नहीं, वो अस्पताल को छोड़ करके उनके डॉक्टर चले गए और हमारे काफी 16-17 मरीज मर गए। तो ये किसकी सरकार की फेलियर नहीं तो बताओ ये विपक्ष का फेलियर है? ये जिम्मेवारी सरकार की थी, ये सरकार की जिम्मेदारी थी। लेकिन मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा, हम केवल कोरोना पे बात नहीं कर रहे, नरेंद्र मोदी जी का जो पिछले 7 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरीके के उन्होंने काम किए हैं, क्या आपको लगता है कि इस महामारी के संदर्भ में कुछ सवाल उठाने से वो ब्रांड खत्म हो जाएगा? उन्होंने धारा 370 को समाप्त करके दिखाया, 3 तलाक के संदर्भ में जो है कानून बनाकर दिखाया। मैं आऊंगा निशा जी, एक बार जयप्रकाश जी से बात पूरी हो जाए, उसे करके दिखाया। राम मंदिर जैसे मसले के संदर्भ में एक सम्मानजनक समाधान की ओर पहुंचते हुए दिखाया। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जैसा ब्रांड जो पिछले 2 दशक में तैयार हुआ है, वो इस दूसरी लहर में ध्वस्त हो जाएगा? देखिए, हमारे सार्वजनिक जीवन के लिए डॉक्टर साहब जी 2 चीज सबसे जरूरी है, शिक्षा और स्वास्थ्य। जी। शिक्षा और सेहत जी। हमारा ना तो स्वास्थ्य में पूरा फेल हो चुकी है केंद्र सरकार और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जी। आज किस तरह इंसान की, कोई जाड़ में दर्द हो जाता है कोरोना आ गया, बुखार हो जाता है कोरोना आ गया, फिर क्या बहस तो आता है अस्पताल जाएंगे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, रेमडेसिविर नहीं मिलेगी, दूसरी जीवन रक्षक दवाइयां नहीं मिलेंगी। तो
ये जिम्मेवारी किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की थी। राम मंदिर बनाया, अच्छी बात है जी। लेकिन राम मंदिर से कोरोना तो नहीं भगाया जा सकता, और ये राम मंदिर एक दिन में नहीं बना, ये भी झूठी बात है। ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ये शुरुआत की थी, लेकिन जो अच्छा हुआ वो हमारा, जो नहीं हुआ वो कांग्रेस पार्टी का, विपक्ष का। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, 70 साल में एरोनॉटिक्स का कारखाना किसने लगाया बंगलोर में? जी। भाखड़ा डैम किसने बनाया? हरियाणा की चर्चा करूंगा। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने 9 मेडिकल कॉलेज बनाए थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 7 साल से, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना सकी, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया। जयप्रकाश जी खारिज कर रहे हैं उनकी उपलब्धियों के संदर्भ में। निशान जी कोई हस्तक्षेप करना चाह रहे थे, एक बार उनका हस्तक्षेप सुनते हैं, फिर चिंतामणि जी के पास चलते हैं। जी निशान जी, आपकी टिप्पणी। जी, सबसे पहले तो मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखता कि मोदी कोई ब्रांड है जी, क्योंकि मार्केटिंग की दुनिया में जो बिकाऊ होता है वो ब्रांड होता है। तो मैं नहीं जानता कि भाजपा के मंत्री वगैरह इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि वो कोई ब्रांड है, कोई बिकाऊ माल है जी। लेकिन हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी अपना बिकाऊ माल बना करके उनको अपने सीटें और वोट लेना चाहते हैं तो वो ब्रांड के तौर पे यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई ब्रांड है और वो ब्रांड अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो फिर फेस सेविंग नहीं हो सकती। जिसमें बहुत जरूरी बात यह है कि जिस तरीके से थोड़ी देर पहले चिंतामणि जी बता रहे थे राज्यों के बारे में, मैं उनसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ अगर आज्ञा हो। जी चिंतामणि जी, आप तो सांसद रहे हैं सर जी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 25 मार्च 2020 से लगा हुआ है और आज भी है। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें राज्यों का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और एनडीएमए के चेयरमैन भारत के प्रधानमंत्री का क्या होता है? क्या राज्यों के नाम पे आप आज बोल करके अपनी असली, और इसीलिए थू थू हो रही है, जग हसाई हो रही है जी, कि क्या एनडीएमए के चेयरमैन अपने आप को बुरखे में रख सकते हैं ये कहते हुए कि हमने राज्यों को सत्ता सौंप दी इस काम के लिए? क्या है चक्कर, क्या है? निशान जी का यह मौलिक सवाल है कि जब आपने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू किया हुआ है तो ऐसे में राज्यों को जिम्मेदार बताकर आप कौन सा पर्दा ओढ़ना चाहते हैं? शिवरतन जी हस्तक्षेप करना चाहते हैं, पर शिवरतन जी मैं आऊंगा। चिंतामणि जी आपके ही साथी हैं, महज पूर्व सांसद ही नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश जैसी महत्वपूर्ण इकाई के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। तो चिंतामणि जी आपसे जानने में दिलचस्पी है, अपने नेता के संदर्भ में जब युद्ध की परिस्थितियां हैं उनके पीछे बने रहने के संदर्भ में आप इतने गौरवान्वित कैसे हैं? पहली लहर में देश और दुनिया देख रही थी कि वो फ्रंट पे आकर बैटिंग कर रहे थे, फ्रंट पे आके लोहा ले रहे थे। उन्होंने लॉकडाउन लगाया, आपका कहना है कि उस समय विपक्ष ने उसकी आलोचना की, डर गए विपक्ष की आलोचना से, इसलिए इस बार फैसले लेते हुए दिख नहीं रहे। जयप्रकाश जी का कहना है बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं पर देर से कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसके संदर्भ में? चुनाव देश से ज्यादा महत्वपूर्ण थे इसलिए आलोचनाओं के स्वर इतने आ रहे हैं आपके संदर्भ में कि जिस समय देश की चिंता करनी थी उस समय आपको बंगाल जीतने की चिंता हो गई। क्या कहेंगे चिंतामणि जी? चूक गए इस बार आप और आपके नेता और आपकी पार्टी, इसकी कीमत चुका रहे हैं। अपने हाथों से गढ़ी हुई प्रतिमा को अपने सामने खंडित होते हुए देखने के लिए विवश हो रहे हैं। पहली बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी जी कोई ऐसी प्रतिमा नहीं जिसे हम और आप छोटे छोटे लोग बना सके। वो इस देश को वरदान है, वो निधि है इस देश की, और नरेंद्र मोदी जी को हम जैसे लोग कुछ बना ये संभव नहीं है। उनका नेतृत्व बड़ा ही हल्का आग्रह है चिंतामणि जी इस देश के नागरिकों के संदर्भ में आपकी टिप्पणी है कि आप जैसे छोटे छोटे लोग, इस देश के नागरिकों की कोई हैसियत नहीं है आपकी निगाह में? इस देश के मतदाताओं की, इस देश के नागरिकों के संदर्भ में यही सम्मान, यही भाव है चिंतामणि जी का, जिसमें आप हम पे टिप्पणी कर रहे हैं कि आप जैसे लोग कुछ कर सके? इस देश के आदर्श नागरिक की, इस देश के नेताओं के संदर्भ में कोई हैसियत नहीं है चिंतामणि जी, आप ऐसा मानते हैं? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी के जो हाइट है उसके आगे तो ये राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी टखने तक नहीं आते, घुटनों तक नहीं आते। ये कहाँ तुलना आप कर रहे हैं? लेकिन मैं बात वो नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि निशान जी को मैं सुनता रहा हूँ और ये इतने प्रखर आलोचक हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इतना पूर्वाग्रह है तो मानसिक दोष की सीमा तक चले जाता है। मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ इतना गुस्सा मत कीजिए, गुस्से में इम्यूनिटी कम हो जाती है निशान जी, और इम्यूनिटी की अभी जो है ये कोरोना का दौर चल रहा है, बहुत जरूरत है। हम लोकतंत्रवादी लोग हैं, हम चाहते हैं कि एक सकारात्मकता आप में आ जाए और एक अच्छा आलोचक बचा रहे। और आऊंगा निशान जी, थोड़ा धैर्य रखें। जहां तक नेतृत्व की बात है, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप की बात है, देखिए जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेना चाहिए वो निर्णय किए जा रहे हैं। तमाम देशों से ऑक्सीजन आ रही है, तमाम देशों से दवाई आ रही है, स्पुतनिक को स्वीकृति दे दी, और बाकी जो किस तरह जो है। चिंतामणि जी मैं रोकता हूं आपको आपके दावों के संदर्भ में। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन
इस देश में डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था, उसने 8 मई को विधिवत पत्र लिखा है कि भारत सरकार का मौन, स्वास्थ्य मंत्रालय की चुप्पी इस महामारी के लिए जिम्मेदार है। आईएमए के इस पत्र के संदर्भ में चिंतामणि मालवीय जी क्या कहेंगे? एक सवाल, वैक्सीन के संदर्भ में आपने कहा, आपने तो नारा दिया था साहब, हर हर मोदी घर घर मोदी। इस समय जरूरत घर घर मोदी जी की है। हमारे देश के नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, पर घर घर में वैक्सीन पहुंचाने की जरूरत है। क्यों पीछे हट गए आप लोग? क्यों 18 से 45 के संदर्भ में केंद्र अपनी जिम्मेदारी लेने से पीछे हट गया? देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट का फरमान है कि यह काम केंद्र सरकार को करना चाहिए। क्या कहेंगे इसके संदर्भ में? सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी गलत है, सर्वोच्च न्यायालय की समझ कम है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश गलत है। दोनों सवाल आपसे, देश की सर्वोच्च अदालत ने जो टिप्पणियां की उस पर, और इस देश के चिकित्सकों की सबसे बड़ी संस्था आईएमए ने सवाल उठाए हैं केंद्र सरकार के क्रियाकलाप पर। क्या कहेंगे चिंतामणि जी? हिमांशु जी, 17 करोड़ लोगों तक वैक्सीनेशन हो गया है और ये फास्टेस्ट वैक्सीनेशन है अब तक का। ये खुद अमेरिका को 117 दिन लगे थे, खुद चाइना को 119 दिन लगे थे 17 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करने में, और हमने बहुत कम समय में मात्र 60-70 दिन में वैक्सीनेशन करके दिखाया। और बावजूद इसके वहां इस तरह नहीं कर रहा था विपक्ष कि ये भारत बायोटेक की ये जो है बेकार है, ये खुद प्रधानमंत्री पहले लगाए, ये वैसा करे, हम तो नहीं कराएंगे, ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। विपक्ष जो है वहां दुश्मन बन के नहीं खड़ा था, विपक्ष जो है भ्रमित नहीं कर रहा था जनता को। उसके बावजूद वहां 119 दिन लगे, यहाँ 60-70 दिन में हम 17 करोड़ तक पहुंचे। कौन से 60-70 दिन में पहुंचा दिए? 4 महीने हो गए आपको, 120 दिन पूरे गुजर चुके इस देश में वैक्सीनेशन के संदर्भ में। आंकड़ों के संदर्भ में स्पष्टता की उम्मीद है चिंतामणि जी, बहुत गंभीर राजनेता हैं आप। कौन से 60-70 दिन में पहुंच गए आप 17 करोड़ पे? जनवरी से आपने शुरू किया, आज मई चल रहा है, 120 दिन होने के लिए आ गए आप जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं। बहरहाल मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि चिंतामणि जी से मुझे वो सवाल का उत्तर नहीं मिला जिसकी उनसे अपेक्षा थी। शायद शिवरतन जी से मिले, लेकिन उससे पहले निशांत जी का हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर शिवरतन जी के पास इस सवाल को लेकर जाते हैं। जी निशांत जी। देखिए, सबसे पहली बात तो बहुत अच्छा है, चिंतामणि जी ने साफ कर दिया कि पूरे भारत के लोग बड़े तुच्छ और छोटे हैं और खाली मोदी जी महान हैं और बड़े। माफ कीजिएगा, मोदी जी खुद अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, लेकिन उनके जितने भी लोग हैं वो उनको खुद का भगवान समझ लें। हमारे लिए कोई भगवान नहीं है। हमारे लिए इस समय वो व्यक्ति है जो देश को संभाल नहीं रहा है और लाखों लोग परेशान हो रहे हैं, मर रहे हैं। आप ये अपने घर की बात अपने तक रखिए। दूसरी बात ये निकल के आती है कि मैं प्रखर वक्ता हूं नहीं हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये उठता है कि इस देश में एनडीएमए का कानून लगा है जिसके जिम्मेदार है नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। आप चाहे भारतीय जनता पार्टी वाले इतना उनको बचा ले, याद रखिए 10-20% से ज्यादा लोग अभी भी उनकी तरफ झुके हुए होंगे, लेकिन 80% लोग इसलिए नहीं झुकेंगे क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। चिंतामणि जी, सांसद, पूर्व सांसद साहब, आपने जो वैक्सीन की बात करी, आपने सीरम इंस्टीट्यूट के अदर पूनावाला जो सीईओ है, कभी उनको सुना नहीं है। उन्होंने पहले ही साफ कर दिया है कि भारत में सबको वैक्सीनेट करते करते 3 से 4 साल लगेंगे। चाहिए तो मैं आपको उनकी रिकॉर्डिंग वीडियो की भेज दूंगा। और आप यहां बैठ करके देश को बता रहे हैं कि आप बहुत तेज गति से जा रहे हैं। अरे, सीरम इंस्टीट्यूट के खुद सीईओ कह चुके हैं कि पूरे भारत को 3 से 4 साल लग जाएंगे वैक्सीनेट करते हुए, और ये मोदी जी का घोड़ा दौड़ा रहे हैं। ये गुणगान कर रहे हैं, इस पर निशांत जी की आपत्ति है। लेकिन मैं शिवरतन जी आपके पास आ रहा हूं और आपसे थोड़ा संजीदा बात करना चाहता हूं, जुमलेबाजी में नहीं बल्कि गंभीर बातचीत। नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में तजुर्बा ये रहा है, पिछले 3 दशक से मैं उनकी राजनीति करते हुए देख रहा हूं, जनता के स्तर पर बड़ी गहरी पकड़ रहती है उनकी नब्ज पर इस बार मामला कुछ बिगड़ता हुआ दिख रहा है। वैक्सीनेशन के संदर्भ में क्या आप जैसा जननेता इस बात से इंकार करेगा कि इस समय हर व्यक्ति को वैक्सीनेट किए जाने की जरूरत है? और इस देश की उम्मीद नरेंद्र मोदी हैं। कोई राज्य सरकार के संदर्भ में देश उम्मीद नहीं करता, नरेंद्र मोदी के तौर पर महामारी के इस दौर में क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी से आप इंकार करते हैं? क्या आपको नहीं लगता ये चूक हो रही है आपकी पार्टी और आपकी सरकार के द्वारा, जो वैक्सीन जैसे मसले पर आप पीठ दिखा गए? आपने 18 से 45 जिन युवाओं को आप सबसे बड़ी उम्मीद बताते थे देश की, जिन युवाओं को देश का भविष्य बताते थे, जिन युवाओं के सहारे आप देश को दुनिया की महाशक्ति बनाने का दावा करते थे, जब उनको सुरक्षा देने की बात आई तो आपने बड़ी सहजता से, बड़ी आसानी से पल्ला झाड़ लिया। क्या शिवरतन शर्मा नहीं महसूस करते हैं चूक हो गई आपकी पार्टी के स्तर पर,
या केंद्र की सरकार के स्तर पर? देखिए, पहले तो हिमांशु जी मैं माननीय निशांत जी की चर्चा करूंगा। जी निशांत जी ने अपने इसमें कहा कि मैं ऐसे लोगों के साथ बैठ करके अपने आप को थोड़ा सा उन्होंने नाराजगी जाहिर की। जी मुझे ऐसा लगता है कि निशांत जी नरेंद्र मोदी जी के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं जी और उसके चलते उनके इस प्रकार के तीखे विचार आ रहे हैं। जी बार बार वो बात कर रहे हैं एनडीए की। मैं जी। भी स्वीकार करता हूं कि 2020 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट लगा जी। और केंद्र सरकार ने काम शुरू किया। जी अभी जयप्रकाश जी भी इसी चैनल में हमारे साथ हैं, पूर्व मंत्री हैं। जी पहले लॉकडाउन का उन्होंने यहां भी विरोध किया है जी। कि बिना तैयारी के लॉकडाउन लगाया गया। तो में राहुल गांधी जी ने भी लॉकडाउन का विरोध किया था। जी और ये बात बिल्कुल तय है, अगर कोरोना से मुक्ति चाहिए तो वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा आवश्यक है। जी आज अगर पूरे दुनिया के हिसाब से देखें तो पूरी दुनिया में लगभग 17% लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है जी और भारत में वैक्सीनेशन का प्रतिशत है लगभग 13 के आसपास। जी अब भारत में 13 के आसपास वैक्सीनेशन का प्रतिशत है, तो इसके पीछे भी कारण कहीं ना कहीं राजनीति है। जी। अब जैसे कोवैक्सीन जी कोविशील्ड और कोवैक्सीन आई, तो जहां जहां कांग्रेसी शासित राज्य थे जी उन राज्यों ने कोवैक्सीन का थर्ड ट्रायल नहीं हुआ है, इस आधार पर उसको रोका, जी। उसके उपयोग को। जी छत्तीसगढ़ के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आज कोवैक्सीन लगवाए हैं, जी पर आज से अगर 2.5 महीने पुराना उनका स्टेटमेंट सुना तो उन्होंने कोवैक्सीन का विरोध किया था। जी पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी ने भी कोवैक्सीन का विरोध किया, जी जिसको देश के वैज्ञानिकों ने अनुमति दे दी। पूरे विधिवत रूप से जिसको देश में लागू किया गया, उस कोवैक्सीन पे एक राजनीतिक विवाद शुरू करने का काम किसने किया? कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों ने। अखिलेश जी ने तो यहां तक कह दिया कि मैं ये वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, ये भाजपाइयों की वैक्सीन है, जिस दिन हमारी सरकार आएगी हम अपनी वैक्सीन लगाएंगे। तो वैक्सीन के नाम पे राजनीति करने का काम कांग्रेस। शिवरतन जी, मैं माफी चाहूंगा, जब आपने इस तरीके से बात रखी है तो एक तथ्यात्मक बात रखता हूं आपको। कोवैक्सीन के संदर्भ में WHO के स्तर पर उसे अनुमति नहीं मिली। जिन सिंहदेव जी के हवाले से आपने बात की, उन्होंने ये कहा था कि जैसे ही थर्ड फेज का रिजल्ट आ जाएगा मैं खुद कोवैक्सीन लगवाऊंगा। आपकी जानकारी के लिए 2 जनवरी को जब इसके संदर्भ में भारत की उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई थी, उन्होंने भी कोवैक्सीन के थर्ड फेज के रिजल्ट ना आने के चलते इसे रोका था। चौथी बात, आधार पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख हैं, उनका खुद का स्टेटमेंट था दुनिया में वैक्सीन तो 2 ही हैं, फाइजर की और सीरम इंस्टीट्यूट की, बाकी तो पानी जितनी सुरक्षित हैं। ये भारत बायोटेक की वैक्सीन के संदर्भ में आधार पूनावाला का बयान था। भारत सरकार के दखल के बाद दूसरे दिन डाटा को दरकिनार करते हुए उसे मंजूरी दी गई। 73,000 वैक्सीन आई थी, छत्तीसगढ़ में केवल उतनी रोकी गई। क्या जो चिकित्सकीय मापदंड हैं जिसमें 3 फेज के ट्रायल के बाद ही लागू होना चाहिए, उसके संदर्भ में आग्रह रख लिया, इस देश की जनता के स्वास्थ्य के संदर्भ में इतनी संवेदना रख ली, इतनी चिंता कर ली, गुनाह कर दिया, आपत्तिजनक है, नहीं करनी चाहिए। क्या यह नजरिया शिवरतन शर्मा जी रख सकते हैं, जो स्वयं 4 बार के चुने हुए विधायक हैं? हिमांशु जी, जब देश के वैज्ञानिकों ने अनुमति दे दी और जिस वैक्सीन को 1 मार्च को स्वयं प्रधानमंत्री जी ने लगवा लिया। आवाज नहीं आ रही आपकी मेरे पास? आपकी आवाज पूरी आ रही है शिवरतन जी। 1 मार्च को स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कोवैक्सीन लगवा लिया जी। उसके बाद भ्रम पैदा करने का काम किया गया। जब स्वयं प्रधानमंत्री जी कोवैक्सीन 1 मार्च को लगवा रहे हैं, उसके बाद और किसी प्रमाण। मैं शिवरतन जी फिर आपसे पूछता हूं, 1 मार्च को क्यों? जिस दिन वैक्सीनेशन शुरू हुआ था इस देश में, पहले दिन कोवैक्सीन क्यों नहीं लगवा ली थी देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा? विषय खत्म हो जाता। क्या आपको नहीं लगता है कि चूक रहे हैं आप? यही तो आपसे सवाल है। इतना लोकप्रिय नेता, इतना जनता की समझ पर निगाह रखने वाला नेता इस बार फैसले लेने में चूक रहे हैं या विलंब कर रहे हैं? वैक्सीन लगवाने का कार्यक्रम, तमाम सवाल उठे। शिवरतन जी, आप तो स्वयं जननेता हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री और जिम्मेदार लोगों ने पहले दिन ही अगर वैक्सीन लगवाई होती तो शायद संदेश ज्यादा बेहतर नहीं जाता? एक सवाल। दूसरा सवाल, जो ऑक्सीजन की व्यवस्था, जो संसाधनों की व्यवस्था, जो जयप्रकाश जी ने इंगित किया, अगर 1 महीने पहले यही तैयारियों के साथ में व्यवस्था की जाती तो क्या कई जाने हम नहीं बचा सकते थे? यह शिवरतन जी आपसे दूसरा सवाल। और तीसरा और आखिरी सवाल, जिस पर ना तो चिंतामणि जी बोले, ना अभी तक आप बोले,
कि 18 से 45 साल तक की आयु वर्ग के वो लोग जिन्हें कल तक आप देश का भविष्य, देश का हौसला, देश का स्वाभिमान, देश का सम्मान बताया करते थे, उनको जिंदगी को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अनिवार्य अस्त्र वैक्सीन देने के संदर्भ में केंद्र सरकार ने हथियार क्यों डाल दिए? 3 सवाल हैं। सबसे पहले दिन वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई आपके प्रिय नेता ने, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने? यह सवाल, क्या संदेश ठीक नहीं जाता? दूसरा सवाल आपसे दोहराया मैंने वैक्सीन के संदर्भ में, तो अब आप अपने आप बताएं, क्या यह सवाल गलती है, भूल है हमारी या आपके नेता की? तो तीनों प्रश्नों का जवाब दे देता हूं जी हिमांशु जी। पहला जवाब तो यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन के लिए एक गाइडलाइन तैयार की कि फर्स्ट फेज में जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको लगाया जाएगा जी, सेकेंड फेज में 60 साल से ऊपर वालों को लगाया जाएगा, थर्ड फेज में 45 से ऊपर वालों को लगाया जाएगा जी। जिस दिन 60 साल से ऊपर वालों को वैक्सीनेशन लगाने का कार्यक्रम शुरू हुआ, फर्स्ट डे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोवैक्सीन लगवाई जाकर के पूरा देश जानता है जी। फर्स्ट फेज में कोरोना वॉरियर्स को लगा था, आपको मालूम है। तो पहला विषय तो मैं ये विषय खत्म नहीं हो गया शिवरतन जी। क्या देश के प्रधानमंत्री से बढ़ के कोई कोरोना वॉरियर हो सकता है, जिसके नेतृत्व में देश इस महामारी की लड़ाई लड़ रहा है, जिसको पूरे देश का दौरा करना होता है, जिसे देश के तमाम लोगों के साथ संवाद करना होता है? क्या उस शख्स से ज्यादा महत्वपूर्ण इस देश के लिए कोई और शख्स हो सकता है? स्वयं हमें अभी चिंतामणि जी बता रहे थे कि घुटनों तक नहीं है बाकी लोग, तो ऐसा शख्स जो हम सबके लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या उसकी सुरक्षा सबसे पहले होना दायित्व नहीं था केंद्र सरकार का? अपने ही नेता के जीवन की सुरक्षा करने के संदर्भ में फैसला लेने से इंकार किया, गलती नहीं है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधान सेवक की भूमिका में आकर के पहले जो फ्रंट में आके लड़ रहे थे उनको अवसर प्रदान किया कि उनका वैक्सीनेशन पहले होना चाहिए, और अगर प्रधानमंत्री जी का वैक्सीनेशन पहले होता तो फिर सारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो पंचायत से लेकर के संसद तक के लोगों का वैक्सीनेशन करना पड़ता, और उसमें कोरोना वॉरियर्स जो वास्तव में फ्रंट में आके लड़ रहे थे वो पीछे छूट जाते। तो सेंटर ने जो लाइन तय की कि पहले कोरोना वॉरियर्स, फिर 60 से ऊपर, फिर 45 से ऊपर, बिल्कुल ठीक गाइड दिशा थी, और उसमें कहीं अराजकता की स्थिति नहीं बनी, धीरे धीरे वैक्सीनेशन हो रहा था। और दूसरी बात, आपने जो कहा कि भाई 45 से नीचे के लोगों को केंद्र सरकार पीछे क्यों हट रही है? देखिए, केंद्र सरकार पीछे नहीं हट रही है। आपने जो एक माननीय निशान जी ने कहा, इसका उल्लेख किया पूना वाले अदानी का कि 2 से 3 साल लग जाएंगे ये करने, उनकी खुद की जो वैक्सीनेशन की क्षमता है वो 5 से 6 करोड़ पर मंथ की है जी। 5 से 6 करोड़ पर मंथ वो वैक्सीन तैयार कर सकते हैं, और बायोटेक की भी जो है वो 90 लाख से 1.5 करोड़ के आसपास की पर डे की है, और जो स्पुतनिक को अनुमति दी गई है वो भी 30 लाख से 1 करोड़ तक प्रतिवर्ष प्रति माह कर सकती है। तो अगर हमारे देश में सबने मिलकर के वैक्सीनेशन में काम किया तो हम 6 महीने में इस स्थिति में आ सकते हैं। शिवरतन जी, आपकी जानकारी के लिए, हालांकि मैं तर्क को विस्तार दूंगा, हालांकि आपसे भी मुझे उत्तर नहीं मिले। मेरा सवाल था, 1 महीना लेट कर दिया आपने बैठकों के संदर्भ में, 18 से 45 के संदर्भ में जिम्मेदारी को लेकर आपने कोई उत्तर हमें दिया नहीं। जो आंकड़ा आपने बताना चाहा है कि 6 करोड़ इनकी उत्पादन क्षमता, 1 करोड़ इनकी उत्पादन क्षमता, भारत सरकार ने बीच दौर में फैसला ले लिया, केंद्र सरकार आधे डोज ही लेगी, 25% राज्य सरकारें उनके द्वारा निर्धारित दरों पर खरीदेंगी, और 25% डोजेज विदेश को निर्यात कर सकेंगे या खुले बाजार में दे सकेंगे। सवाल इस बात का है कि इस महामारी के दौर में सबसे ज्यादा उम्मीद किससे है? उस शख्स से जिसको 3 दशक के बाद इस देश की जनता ने स्पष्ट बहुमत के साथ अपना नेता माना है। आपसे बार बार जो सवाल था वो ये था कि उन्होंने हर बार साहसिक फैसले लिए, 2021 में ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण इस फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं, और उन सवालों के उत्तर चिंतामणि मालवीय और शिवरतन शर्मा जी से भी हमें नहीं मिल रहे हैं। निशान जी को हस्तक्षेप करना चाह रहे थे, एक बार निशान जी की बात होते हैं, फिर जयप्रकाश जी से इस चर्चा को और गंभीरता देने की कोशिश करें। जी निशान जी। मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है, बोलना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन पैनल पे हमारे साथ 2 महान भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जी। मेरा एक ही सवाल है, क्योंकि वैक्सीनेशन पे इतनी चर्चा हुई, आप दोनों से सवाल है, कोई भी जवाब दे दे जी। यूएस FDA ने फाइजर और कोवैक्सीन जो उसकी पेरेंट कंपनी उसको मिला करके अप्रूव किया है एज
इमरजेंसी वैक्सीन जी और आप उसको दे रहे हैं हर व्यक्ति को रेगुलर वैक्सीन के नाम पे। क्या आप आज इस चैनल के माध्यम से, मैं तो समझा सकता हूं, मैं चुप रहूंगा, आप दोनों में से कोई समझा दे कि इमरजेंसी वैक्सीन जिसका अप्रूवल मिला है और रेगुलर वैक्सीन जैसे पोलियो की दी जाती है, इनमें क्या फर्क होता है, जरा समझाएंगे लोगों को। जी तकनीकी तौर पर उलझाने के समय में निशान जी हम विषय पर ही रहते हैं ना, कि आप विषय को उलझाना क्यों चाहते हैं? मेरा जो अभी सवाल है इमरजेंसी अप्रूवल के संदर्भ में, फाइजर की वैक्सीन के संदर्भ में, ये विषय इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह है कि वैक्सीन जब इस देश के लोगों को नहीं मिल रही, तो ये सवाल भी बार बार उठाया जा रहा है कि 6.5 करोड़ वैक्सीन के डोजेज विदेश को क्यों भेज दिए गए। जयप्रकाश जी, आपसे सवाल है इसके संदर्भ में। निशान जी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपकी बात सुने पूरा। हाँ, मैं कहना चाहता हूं, मैं अपनी बात पूरी रखना चाहता हूं जी। इमरजेंसी वैक्सीन हर एक को नहीं लगाई जाती है। किस साइंटिस्ट ने कहा आप लोगों से कि सबको लगा दो? जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये देश के साइंटिस्ट ने अप्रूव किया, देश के साइंटिस्ट ने। इमरजेंसी वैक्सीन का रूल होता है आइडेंटिफाई करो टारगेट और स्पेसिमेन, उसको दो। आप लोग हर एक को लगाए जा रहे हैं, क्या आपको ये नहीं पता? इसीलिए सरकारें सवाल करती हैं और लोग सवाल करते हैं, और जस्ट बिकॉज मोदी एक ब्रांड है हम सुनते रहेंगे? माफ कीजिएगा, आप मुझे इस देश से निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन आप ऐसे ही हर एक को लगा रहे हैं एक इमरजेंसी वैक्सीन। आपको यही नहीं पता आप किसको क्या लगा रहे हैं, और आप कांग्रेस बीजेपी। ऐसा किसी के मंशा नहीं है कि निशांत वर्मा जी को देश निकाला दे दिया जाए। विचारों के संदर्भ में इतने सम्मान की गुंजाइश है। लेकिन जयप्रकाश जी, एक सवाल जो आपसे करना चाहता हूं वो ये है कि इस बात पर बड़े लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब देश के लोगों के लिए वैक्सीन नहीं थी तो विदेश को क्यों दे दी गई। आपने तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भी अनुभव लिया है, केंद्र में जिम्मेदार मंत्री के तौर पर भी आपने भूमिका निभाई है, सांसद के तौर पर भी भूमिका निभाई है। आपदा के इस दौर में साथी देशों की मदद के संदर्भ में पहल उस समय जब दूसरी महामारी आने के संदर्भ में, लहर के संदर्भ में ऐसा अंदेशा नहीं था। क्या इन कोशिशों की सराहना करनी चाहिए हमें प्रधानमंत्री के संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख मजबूत करने की दृष्टि से, या आज उसके संदर्भ में सवाल उठाने चाहिए? ये आपसे सवाल है, क्योंकि विपक्ष के स्तर पर ये सवाल काफी उठ रहे हैं। क्या कहेंगे जयप्रकाश जी? क्या आज अफगानिस्तान जैसे देश भी हमारी मदद के लिए सामान भेज रहे हैं, वहां पे भुखमरी के हालात हैं, पर फिर भी भेज रहे हैं ना? हम इतने क्षुद्र, इतने छोटे हो जाएं कि इस महामारी के दौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका को भूल जाएं, जायज रहेगा? नहीं, गलत। मैं यही कह रहा हूं आपसे जी कि अमेरिका जैसा देश जी, जिन्होंने ये कहा कि हम भारतवर्ष में जीवन रक्षक दवाइयां जब तक नहीं देंगे जब अपने देश में पूरी नहीं हो जाती जी, तो भारतवर्ष जब आत्मनिर्भर नहीं था जी, तो प्रधानमंत्री जी को ऐसी क्या जल्दी पड़ रही थी जी? इसी को तो फेस सेवर कहते हैं, ब्रांड ब्रांड ब्रांड, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। अब फिर बाहर से क्यों ले रहे हो रेमडेसिविर? बाहर से जीवन रक्षक दवाएं क्यों ले रहे हो? आपने क्या किया? आत्मनिर्भर क्यों हुआ भारत? आत्मनिर्भर भारत। मैं सांसद साहब से पूछना चाहता हूं, चिंतामणि जी से, आप लोकसभा के सदस्य रहे, मैं भी लोकसभा का सदस्य रहा हूं कई बार, मैं विधानसभा का सदस्य रहा हूं, केंद्र में मंत्री रहा हूं। क्या आपके प्रधानमंत्री जी को या आपके दूसरे मंत्रियों को इस बात का आभास नहीं था कि सेकंड वेव आएगी, और सेकंड वेव की समय रहते हम तैयारी करें? आपके पास ऑक्सीजन, जो आप 24 घंटे में नाइट्रोजन से ऑक्सीजन प्लांट बदल सकते हैं, आप वो भी नहीं बदल पाए। आप उसकी सप्लाई ठीक तरीके से नहीं कर पाए, और आपने कह दिया कि हम जैसे छोटे। देखो चिंतामणि जी, हम छोटे नहीं है, हम इस देश के नागरिक है। इस देश का नागरिक एक गांव के आम आदमी से लेकर के प्रधानमंत्री तक संविधान में सब बराबर हैं, ये जिम्मेवारियां दी जाती हैं। आपने कह दिया सोनिया जी जब यूपीए की चेयरपर्सन थी, माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, आपने तो उनको गुणगान करने चाहिए। भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था कहां जाकर के रख दी थी? आपको याद होगा 2006 में 7 में अमेरिका जैसे देश की अर्थव्यवस्था चरमराई थी, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी। हमने IIM बनाए। आप ये तो बताए, तो 3 तलाक कानून आपने रख दिया। अरे 3 तलाक कानून को चाटेंगे क्या? हमारी ये लाशें जो हर रोज अस्पतालों से निकल रही हैं, उनके बारे में आप बोलो। हम मंदिर का स्वागत करते हैं, हम हिंदू हैं, लेकिन एक मंदिर का नाम लेकर के आप कब तक यहाँ वोट बांटते रहोगे? धर्म और जात के ऊपर राजनीति करना छोड़ दो, और बार बार ये कहना कि मोदी जी मोदी जी मोदी जी हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। आप जैसे अहंकारी लोगों ने
जिस तरीके से इस देश को गर्त में ला करके खड़ा कर दिया, आप बंगाल से नहीं सीखे? आज बंगाल में आपकी सारी कैबिनेट वहां जाकर के क्या करती थी? एक महिला ने किस तरीके से लताड़ करके सारी कैबिनेट को बारगो में खड़ा कर दिया। तो चिंतामणि जी, आप इस देश पे रहम करिए, आपसे देश चलाने में आपकी सरकार फेल हो चुकी है। चाहे वो दवाई हो, चाहे वो ऑक्सीजन का मामला हो, चाहे वो बेडों का मामला हो। अरे कितने यहाँ स्कूल हैं इस देश में, कितने कॉलेजेस हैं, कितनी दूसरी संस्थाएं हैं। अगर आप वहां चलाना चाहते हैं, आज एसजीपीसी के लोगों ने गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारे के अंदर 500 बेड का अस्पताल चालू कर दिया। आपकी सरकार ने डीआरडीओ बार बार ये कह रहा है, मैं हिसार इलाके का रहने वाला हूं, आज 15 दिन हो गए डीआरडीओ का, आज तक भी वो हॉस्पिटल नहीं चला है। पानीपत में आपका हॉस्पिटल नहीं चला है, बार बार डीआरडीओ की आप बात करते हैं। आप बार बार एक राष्ट्रीयता का मुद्दा, एक धर्म का मुद्दा। हम राष्ट्रवादी हैं, हमने सबने राष्ट्रवादी होना चाहिए, लेकिन देश के साथ अगर समय पर उसको सुख सुविधाएं सरकार ना दे, क्या वो सरकार राष्ट्रवादी कहलाने के काबिल है? ये जयप्रकाश जी का मौलिक सवाल है। इस महामारी के दौर में जनता को सुरक्षा और संसाधन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है, वो भूमिका कहां निभा रही है? चिंतामणि जी, कई सारे सवाल आपकी ओर ही आए क्योंकि आपने टिप्पणी इतनी सख्त कर दी। हम जैसे छोटे लोग क्या सवाल करेंगे? तो वापस आपके पास लौटता हूं। सवाल तो उठ रहे हैं चिंतामणि जी, कैसे निपटेंगे इन सवालों से? ये सवाल है। अगर निशांति जी ये बता रहे हैं कि गंगा की लहरों में नाव नहीं लाशें तैर रही हैं, बिहार कह ले रहा है कि ये लाशें उत्तर प्रदेश से आ रही हैं, उत्तर प्रदेश में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और बिहार में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से है, केंद्र के स्तर पर तो आपने कह दिया कि राज्य जिम्मेदार। अब इन लाशों के लिए जिम्मेदार किसे ठहराएंगे चिंतामणि मालवीय जी आप? देखिए, जयप्रकाश जी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन इतने सारे विषय जयप्रकाश जी ने डाल दिए कि विषयांतर कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में आजकल वरिष्ठों की कोई सुन नहीं रहा है, इसलिए सारा जो कुछ है वो जयप्रकाश जी ने आपके चैनल का इस्तेमाल करके पूरी बात पता नहीं इधर उधर से तमाम सब दूर की कह दी है। तो मैं तो चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी सभाएं भी आयोजित करे और वरिष्ठ लोगों की सुने भी। दूसरी बात यह है कि वो चूंकि सांसद रहे और बहुत वरिष्ठ नेता है, हम सब सम्मान करते हैं और इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं को भी जानते होंगे। उन्हें ये भी पता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जब भाई हमारे पास कच्चा माल नहीं है तो हमें बाहर से लेना है, हमें ट्रीटी करना है, हमें संबंध करना है, हमारे देश की साख बढ़ाना है, हमारे देश की साख बनाना है, तो उस पर प्रश्न करना, ये केवल प्रश्न के लिए प्रश्न कर रहे हैं। चाहे वो निशांत जी हो कि जयप्रकाश जी हो, केवल गाल बजाने का काम कर रहे हैं। ये इस आपदा में जबकि सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, ये अवसर तलाश रहे हैं कि किसी तरह उस स्वर्णिम छवि को तोड़ा जाए और हमारे अवसर बने। कैसे हम 52 पर आ गए हैं, 44 पे आ गए हैं तो हम 100 हो जाए, कुछ हमारा बढ़ जाए, नहीं तो अभी अगली बार यही रवैया रहा तो 20 तक पहुंच जाएंगे। तो कुल करके स्थिति यह है कि ये जमीन तलाश रहे हैं, इनको इस परिस्थितियों में एक अवसर दिखता है, तो ये तो लाशों की राजनीति कर रहे हैं, बजाय समाधान बताने के केवल समस्याएं गिनाने का काम कर रहे हैं। आपने सारी बात कह ली, लेकिन लाशों के संदर्भ में राजनीति तो आप कर दे रहे चिंतामणि जी। मैंने पूछ लिया आपसे, गंगा में जो लाशें दिख रही हैं, इतनी मौतें हो रही हैं बेहिसाब की, जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही, लोग अपने परिजनों को नदी में सीधे बहा दे रहे हैं। आप 5-7 मौतें बता रहे हैं, एक एक शमशान घाट में 50-50, 70-70 चिताएं एक साथ जलती हुई सब लोग देख रहे हैं। इस पर कोई उत्तर देने के स्थान पर आपको चिंतामणि जी और निशांत जी पर टिप्पणी करना ज्यादा मुफीद लगा? अपने नेता, अपनी सरकार, अपनी पार्टी की नीति पर कोई बात कहने के स्थान पर इन्होंने हिम्मत कैसे कर ली सवाल उठाने की? इसी पर शिकायत है आपको? हिमांशु जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत विद्वान पत्रकार हैं और आपको इतिहास का ज्ञान होगा। जब भी महामारी आती है तो बड़ी संख्या में लोग मरते हैं, इसमें केवल ये एक भी आदमी। तो फिर सवाल इस बात का है चिंतामणि जी, बहुत ही ज्ञान की बात आपने कही, जब महामारी आती है तो बड़ी संख्या में लोग मरते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि बड़ी संख्या में लोग मरते हैं तो आप कम क्यों बताते हैं? इसका उत्तर तो दे दीजिए। आप मान रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग मरते हैं, तो फिर ये आंकड़े जो WHO बोल रहा है, जो तमाम संस्थाएं बोल रही है कि आंकड़े गलत बताए जा रहे हैं, इस पर कुछ कहेंगे? आती और इस तरह की कैलेमिटीज, इस तरह के डिजास्टर आते हैं। आप देखिए, जब प्लेग आया था, इसकी पीड़ा, इससे दुख है, लेकिन आप तुलना कीजिए कि उसके किस तरह संभाला है सरकार ने।
और जो आवश्यकता है उसको पूरा करें। सबसे पहले वैक्सीन बनाने का उसको काम बेहतर तरीके से संभाला है। कुल मिला के चिंतामणि जी इसी बात पर है। मैं शिवरतन जी के पास जाऊं उससे पहले निशांत जी का हस्तक्षेप सुनता हूं और आखिरी बातचीत मैं शिवरतन जी के साथ करूंगा। जी निशांत जी, आपकी टिप्पणी। लैंसेट इंटरनेशनल मेडिकल सर्वे ने यह बताया है कि 1 अगस्त 2021 तक भारत में 10 लाख कोरोना मृत्यु होंगी। जी चिंतामणि जी पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जी बड़ी शर्म आ रही है कि जिस तरीके की ये बातें कर रहे हैं टेलीविजन पे। जी। सर आप मुझे छोड़िए, देश को संभालिए। आपसे इतना नहीं हो पा रहा कि आप सच्चाई को एक्सेप्ट कर पाए। आप कहते हैं कि विपक्ष लाशों की राजनीति कर रहा है। आपके शब्दावली का इस्तेमाल करके मैं कहता हूं, जब मौत का सौदागर सर पे मंडरा रहा होता है तो हकीकत में वो ही कर रहा होता है लाशों की राजनीति, लेकिन देव बोलता है कि कोई और कर रहा है। बंद करिए ये मौत का सौदा। अगर नहीं संभाल सकते हैं प्लीज लीव, निकल जाइए उस कुर्सी से। देश को हम मरने नहीं देंगे। आपको चुन के बिठाया है, 303 का कैप्सूल खा के बैठे हैं, लेकिन अगर आप देश नहीं संभाल पाएंगे, हम मंगल पांडे के लोग हैं, हम नेताजी बोस के हैं, हम महात्मा गांधी के भी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि देश जिस परिस्थिति में गुजर रहा है इस समय पर देश को छोड़ दीजिए, नेतृत्व छोड़ दीजिए, इसका कोई आधार नहीं बनता है। वह किसी की कृपा से नहीं बल्कि इस देश की एक बड़ी संख्या में जनता के समर्थन से 5 साल के लिए आए हुए हैं। वह इस भूमिका को निभाएंगे ही, लेकिन वह भूमिका के अंतर्गत वह उन अपेक्षाओं को पूरा करे। इसी पर हमारी पूरी बातचीत है। और शिवरतन जी वापस आपके पास आखिरी बातचीत के लिए। 7 साल के दौर में पहली बार आपकी पार्टी, आपकी सरकार और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण आपका सर्वोच्च नेता सवालों के घेरे में है। क्या शिवरतन शर्मा जैसे प्रतिबद्ध भाजपा के कार्यकर्ता महसूस नहीं करते हैं कि नए सिरे से नीति पर, तरीके पर विचार करने की जरूरत है ताकि इन सवालों के वाजिब उत्तर दिए जा सकें? ये शिवरतन जी एक संजीदा सवाल आपसे है। हिमांशु जी, पहली बात तो आपने जो कहा कि 7 साल में पहली बार जी आपके नेता टारगेट में है या जिस पे प्रश्न चिन्ह लगा है। जी नरेंद्र मोदी जी जब से राजनीति में है और विशेषकर जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री बने जी, तो हमेशा उनके निर्णय पे एक बड़ा वर्ग आलोचना करने टारगेट बना के हमेशा खड़ा रहा है। जी नरेंद्र मोदी के इस निर्णय पे पहली बार आलोचना नहीं हो रही है, हमेशा आलोचना विपक्ष द्वारा होती रही है। जी पर मैं दूसरा विषय रखना चाहता हूँ। आपने एक गंगा में लाश बहने की बात की, मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूँ। आज पूरे नेशनल चैनल में दिखाया जा रहा है कि बक्सर में डेड बॉडियां मिली। जी जांच होनी चाहिए, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी पर आज का जो दौर है वास्तव में वैश्विक महामारी कोरोना, जी इससे निपटना पहली प्राथमिकता है। जी तो ये समय राजनीति ना करने के बजाय प्रदेश सरकारों और केंद्र सरकार के बीच अच्छा सामंजस्य स्थापित हो और सामंजस्य स्थापित करके ठोस निर्णय करके हम इसको कैसे रोक सकते हैं, इसके करने की आवश्यकता है। पहला विषय। और दूसरा विषय, ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। मैं सोचूंगा कि मैं कांग्रेस की आलोचना कर लूं, कांग्रेस मेरी आलोचना न करे, ये संभव नहीं। कुछ ना कुछ राष्ट्रीय स्तर पर तय होना चाहिए कि इस मुद्दे पे हम एक दूसरे को सकारात्मक सुझाव देंगे। और कहीं आलोचना करने की बात भी हुई तो आलोचना सुधार की दृष्टि से होगी, राजनीति की दृष्टि से नहीं होगी। ये भाव लेकर के अगर सारे राजनेता जो पदों में बैठे वो काम करेंगे तो देश का भला होगा। मेरी अपनी ये मान्यता है। शिवरतन जी ने बड़े ही सकारात्मक तरीके से बातचीत का समापन किया है। निशांत जी की कुछ असहमति है, लेकिन निशांत जी आगे भी हमसे जुड़ेंगे तब उन असहमति को हम साझा करेंगे। लेकिन आज के दौर में सच यह है कि जिस आपदा के दौर से, जिस विभीषिका के दौर से देश गुजर रहा है, उसमें केवल विपक्ष के स्तर पर यह कहते रहना कि वो सकारात्मक भूमिका निभाए, आलोचना न करे, ये पर्याप्त नहीं है। सत्ता पक्ष के स्तर पर भी तो ऐसी कोई पहल दिखनी चाहिए जिसके अंतर्गत महसूस हो कि वह विपक्ष का सहयोग चाहता है। छत्तीसगढ़ में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी को इस बात की शिकायत है कि यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें प्रत्यक्ष मुलाकात के लिए समय नहीं दिया। लेकिन ये जानने में देश की दिलचस्पी हो सकती है इस महामारी के दौर में क्या केंद्र में बैठी हुई सरकार ने विपक्ष के नेताओं के साथ प्रत्यक्ष बैठकर कोई संवाद आज तक किया? जब महामारी का दौर है तो इस समय सामूहिक रूप से लड़ाई लड़ने की जरूरत है, पर इसका पहल की जिम्मेवारी तो केंद्र की है जो सरकार के तौर पर संचालन कर रहे हैं, और उस सरकार के संचालन का नेतृत्व जिनके पास है उनकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। मोदी जी के संदर्भ में भले ही निशांत वर्मा जी ऐतराज करें कि वह ब्रांड नहीं है, लेकिन पिछले 2 दशक का भारत का राजनीतिक इतिहास
नरेंद्र मोदी को व्यक्ति से ब्रांड में तब्दील होते देखने का रहा है, इस सच्चाई से शायद ही कोई इंकार करे। देखें ये ब्रांड आने वाले समय में और चमक बिखेरता है या कुछ और देखने के लिए हमें विवश करता है। इस उम्मीद के साथ मुझे दीजिए याद आप सभी मेहमानों के साथ जुड़ने के लिए। और अब समय है आज के शेर का। हमारा आज का शेर थोड़ी यथार्थता को व्यक्त करते हुए है। हमारा शेर ये कहता है कि फरमान से पेड़ों पे कभी फल नहीं लगते, कि फरमान से पेड़ों पे कभी फल नहीं लगते, तलवार से मौसम कोई बदला नहीं जाता। मुजफ्फर वारसी ने जो ये कहा था वो ये बताने की कोशिश की थी कि हठधर्मिता से कुछ होता नहीं है, सामूहिकता के तौर पर अपने समय पर काम बनता है। तो वर्तमान में जो लड़ाई है वो एक व्यक्ति, एक सरकार की नहीं बल्कि पूरी मानव जाति की है। और इसके लिए बेहद जरूरी हो जाता है जो इस मानव जाति के संदर्भ में सबसे महती भूमिका लोकतांत्रिक प्रक्रिया में निभाते हैं हमारे राजनेता, वह आपसी मतभेद बुलाकर एक मत से एक राय होकर इस लड़ाई को लड़ें। अगर वो ऐसा करेंगे तो बाकी लोग भी जुड़ जाएंगे, और जब सब जुड़ जाएंगे तो जीत भी जाएंगे। इस उम्मीद के साथ मुझे अब दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ।